बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास में वेलकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक 13 है, यानी हमारी पॉडकास्ट 13 है पाकिस्तान स्टडीज़ की। और टॉपिक क्या है जी? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस एम्स एंड पॉलिसीज़, यानी कि बरतानवी हुकूमत की इंतज़ामिया क्या थी, मकासद और उसकी पॉलिसियाँ क्या थी, कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम साथ देखेंगे कि बरतानवी हुकूमत के क्या थे। और ये साथ में देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब हिंदुस्तान में आई, किन पर्पज़ के साथ या किन मकासद के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये हिंदुस्तान के अंदर कब आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 के अंदर सबसे पहले जो है ये बनी। ठीक है जी। और मलका बरतानिया के चार्टर के थ्रू ये बनी। और बनने का पर्पज़ क्या था कि भाई ईस्ट में जाके, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ईस्ट में जाना था, और ईस्ट में जाके क्या करना था? बिजनेस करना था। अब इस पर्पज़ के तहत बनी। तो सर थॉमस रॉय जहांगीर के दरबार में कुछ टाइम रहे, और कुछ टाइम रहने के बाद जो है वो, यानी बादशाह जहांगीर, उन्होंने जो है वो इजाज़त चाही कि भाई हमें इजाज़त दीजिए कि हम जो बंगाल या कलकत्ता का जो इलाका है यहाँ पे जो है वो क्या करें, यहाँ पे ट्रेड करें। क्योंकि ये वो टाइम था कि उस टाइम पे जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1688 को नॉर्मली माना जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी 17th सेंचुरी जो है इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई हर चीज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हो गई। जो भी छोटी या बड़ी जो कुछ भी था वो सारे का सारा जो है वो इंडस्ट्रीज़ पे शिफ्ट हो रहा था। जब जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले अगर 4 माह के अंदर जो है वो एक बुक जो है वो लिखी जाती थी, एक बुक सिंगल। लेकिन अब क्या होने लगा? अब 400 बुक्स जो हैं वो एक माह के अंदर जो है वो पब्लिश होने लगी। तो ये क्या था? ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कमाल था कि हर चीज़ जो है वो दुगनी अब चाहिए थी, बहुत ज़्यादा मिकदार में। ऐसे में जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए था इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये जो बरतानवी हुकूमत थी, इन्होंने जो ये जो कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पज़ ये था कि ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाए और वहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो लेके आए अच्छी नस्ल का, तो अच्छी क्वालिटी का। अब ऐसे में क्या हुआ, जो जहांगीर था इसने इजाज़त दे दी सर थॉमस रॉय को। और सर थॉमस रॉय जो है इन्होंने ट्रेड के लिए जो है वो पहले कलकत्ता के अंदर, उसके बाद मुंबई में, और फिर साथ में जो है मद्रास के अंदर जो है वो वहाँ पे क्या किया? तिजारती कोठियाँ कायम की। तिजारती कोठियाँ कायम की, साथ में अपनी आर्मी भी बनाई। और ऐसे में कहा जी आर्मी का पर्पज़ क्या है? आर्मी का पर्पज़ जो है वो प्रोटेक्शन है। किसकी प्रोटेक्शन है? ट्रेड की प्रोटेक्शन है। तो करते करते इन्होंने जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा शुरू कर दिया। यानी आए थे ट्रेड करने, लेकिन ट्रेड के नतीजे के तौर पे इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि भाई यहाँ पे तो लोगों को कुछ पता है ही नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि रॉ मटेरियल के जो पैसे देते हैं अगर हम यहाँ पे कब्जा कर लेंगे तो हमें वो भी नहीं देने पड़ेंगे। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पे कब्जा शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी? 1757 के अंदर क्या किया? द वॉर ऑफ प्लासी के अंदर, यानी जो जंग प्लासी हुई, उस जंग प्लासी में इन्होंने जो है वो सिराजुद्दौला को शिकस्त दी। अब जब नवाब सिराजुद्दौला को जो है वो शिकस्त दी गई, तो नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त के बाद इनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हुए कि भाई हम तो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े और भी इलाके हैं उनको फ़तह कर सकते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फिर फतूहात का सिलसिला शुरू किया। 1803 के अंदर जो है इन्होंने दिल्ली को फ़तह किया, और ये सिलसिला फिर इस तरह चलता रहा। और 1857 के अंदर तकरीबन तकरीबन पूरे का पूरा हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा एरिया जो है शाही रियासतों को छोड़ के वो कहाँ जा चुका था जी? वो बरतानवी हुकूमत के, ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जा चुका था। अब ऐसे में जो है फिर इन्होंने वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ जो है वो लागू करना स्टार्ट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। तो उन पॉलिसीज़ का अगर हम जिक्र करें अब, तो उसमें सबसे पहले इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, अगर हम बात करें कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की, या उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो तबाह हो गई थी, लेकिन उसका जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास। तो ब्रिटिश क्राउन ने फिर कुछ पॉलिसीज़ जो है लागू की थी, तो दोनों की पॉलिसीज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इंतज़ामिया के अंदर सबसे पहले क्या किया जी? जितने भी बड़े बड़े ओहदे थे वो सारे के सारे बड़े बड़े ओहदे उनके पास होते, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास होते, अंग्रेज़ों के पास। और जो छोटे ओहदे हैं या जो ग़ुलाम वगैरह जिनको हम कहते हैं भाई ग़ुलाम बना के रखना, तो वो क्योंकि हिंदुस्तानी तो वैसे ही पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको जो है वो ग़ुलामी दी गई और ग़ुलाम रखा गया। इंतज़ामिया के जितने भी 20% बड़े बड़े ओहदे थे वो सारे के सारे उनके पास, और 80% के लो लेवल के जितने ओहदे थे वो हिंदुस्तानियों को दिए गए, यानी कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया, क्योंकि इंतज़ामिया इनके पास थी, तो इन्होंने अपना असर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इनका असर बढ़ा, यानी इन्फ्लुएंस जैसे जैसे बढ़ता गया, तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इनका कंट्रोल भी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता गया। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ पॉलिसीज़ थी।
अब अगर हम बात करें एजुकेशनल पॉलिसीज़ की, तो ये सबसे मेन रही जिनका आज भी हम जिक्र करते हैं, तो हम जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी बुरा भला कहते हैं कि भाई उन्होंने जो है यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको टोटली जो है वो चेंज कर दिया। ख़ास करके यहाँ पे जो नया एजुकेशन सिस्टम लाया, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, उस टाइम पे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो बरतानवी हुकूमत है वो लेके आई। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो मदरसा सिस्टम था उसको एक तो रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद क्या किया जी, इंग्लिश और साइंस की जो एजुकेशन थी इसको यहाँ पे लागू किया गया हिंदुस्तान के अंदर। और ये फैसला किया गया कि 1 लाख रुपए जो है वो उस ज़माने के 1 लाख रुपए हर साल जो है साइंस की और इंग्लिश की एजुकेशन पे लगाए जाएंगे और इसको प्रमोट किया जाएगा, और जो यहाँ का लोकल नॉलेज है उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा। यानी कि मदरसा या हिंदुज़म की जो भी एजुकेशन थी उसको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया गया। और साथ में जो तबकाती तालीम थी, ये बहुत ही इनका जो है ना, तबकाती तालीम के ऊपर हम शोर करते हैं कि भाई तबकाती तालीम क्या है। लेवल ए के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के लिए, ठीक है। लेवल बी के मिडिल क्लास लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए मदरसा या स्कूल सिस्टम जो है ये उस टाइम पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जो तकरीबन आज भी हमें पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ऐसा ही नज़र आता है कि ये तबकाती तालीम उस टाइम पे मौजूद थी। यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, पूरे का पूरा जो है इन्होंने प्रपोज किया भाई कि डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाया जाए एजुकेशन का, सारे के सारे छोटे जो इदारे हैं तालीमी उनको जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर किया जाए ताकि सेंसरशिप हो सके और पता चल सके कि वो क्या पढ़ा रही हैं। तो इस तरह से एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रिफॉर्म की गई, क्योंकि जो एजुकेशन को कंट्रोल करेगा वही ब्रेन को भी कंट्रोल करेगा। उसके बाद अगर हम कहें इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान जो था, अब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, आपने अक्सर सुना होगा हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? माना जाता है जो अंग्रेज़ हैं वो हिंदुस्तान के अंदर 3G के लिए आए। 3G क्या था? गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। यानी कि सबसे पहले प्रीचिंग के लिए आए कि भाई वो ईसाइयत की जो तालीम है उसको फैला सकें। उसके बाद ग्लोरी के लिए आए। ग्लोरी क्या है? शान शौकत, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे फ्रांस, यूके, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में रेस लगी हुई थी कौन ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पे कब्जा करेगा। और साथ में जो है वो गोल्ड, यानी कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही खुशहाल इलाका था और यहाँ पे इसकी जीडीपी जो है वो तकरीबन कोई 20 जो है वो जीडीपी थी इसकी। तो 20 जीडीपी आज भी किसी मुल्क की हमें देखने को नहीं मिलती जितनी उस टाइम पे हिंदुस्तान की जीडीपी थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि इस वजह से वो यहाँ पे आए कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके और फ़ायदा हासिल कर सकें। तो उन्होंने क्या किया जी, हिंदुस्तान जो है वो क्या था, वो एक बरामदी मुल्क था। बरामदी मुल्क मतलब एक्सपोर्टर था। अब एक्सपोर्ट करता था ये, और इसके पास क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने क्या किया, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि एक्सपोर्ट जो है वो स्टॉप हो जाए और जो इम्पोर्ट्स हैं यानी मुल्क के अंदर जो मंगवाना है उसको इन्होंने फ्री कर दिया। एक्सपोर्ट के ऊपर पैसे लगा दिए, टैक्स ड्यूटी लगा दी और इंपोर्ट को फ्री कर दिया। क्योंकि अब इंपोर्ट का मतलब क्या था कि भाई यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो यहाँ से जाता यूके, वहाँ से यूके जाता और यूके जाके वहाँ उनकी फैक्ट्रीज के अंदर जो है वहाँ पे उसका जो है आगे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तैयार होती। अब वो प्रोडक्ट वापस हिंदुस्तानियों को ही जो है वो बेच दी जाती और वापसी पे क्योंकि उसके ऊपर पैसा भी नहीं लगता था तो इस वजह से वो यहाँ पे फ्री में आती। लेकिन जाते हुए जब हिंदुस्तानी यहाँ से कोई चीज़ भेजते तो उनको बहुत बड़ा जो है वो पैसा देना पड़ता और बाहर प्रोडक्ट भी बहुत महंगी बिकती उसके नतीजे के तौर पर। तो ऐसे में जो है इन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की और हिंदुस्तान की जो इंटरनल ट्रेड थी उसको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुँचा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, यहाँ की जितनी भी आला इंडस्ट्रीज थी यानी खास करके कपड़े की इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो कपड़े की जो इंडस्ट्री थी उसको इन्होंने तबाह किया। क्यों किया? क्योंकि अगर यहाँ की कपड़े की इंडस्ट्री तबाह होगी तो तब भी जो यूके के अंदर इंडस्ट्री चल रही है वो चलेगी। यहाँ तक कि एक अंग्रेज़ अफसर ने खुद माना कि उसको कहा गया कि उसने कहा कि अगर मुझे यूके की एक जो शाल है वो शाल अगर मुझे फ्री में भी दे दी जाए, आप ज़रा बात को समझिएगा, अगर मुझे फ्री में भी दे दी जाए तो मैं उस शाल को इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि हिंदुस्तानी शाल इतनी अच्छी है। उसने कहा मैं 7 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इवन यहाँ तक के जो बहुत बड़े बड़े कारीगर थे कपड़े के उनकी उंगलियाँ तक काट दी गई कि भाई वो जो है उनका हुनर आगे ना फैल सके। तो इतना ज़्यादा जुल्म किया गया इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्योंकि असल पर्पज़ ही उनका ये था इकॉनमी को कंट्रोल करना और इकॉनमी के थ्रू जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पज़ था बिजनेस करने के लिए आना। तो बिजनेस में फिर इकॉनमी का कंट्रोल तो सबसे पहले था और साथ में जो है वो रेसिज्म यानी कि नस्ली तासुब को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने कहा हम आप लोग जो है वो काले हैं और हम जो है वो गोरे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि हम अगर गोरे हैं तो फिर आप में और हम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उन्होंने अपने क्लब्स को सेपरेट किया, अपने जो है ना जितना भी यानी हर लेवल को डिफरेंट कर दिया हिंदुस्तानियों से। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हुए। जैसे कहा गया कि अगर घोड़े के ऊपर जो है वो कोई गोरा अफसर गुजर रहा है तो हिंदुस्तानी वहाँ रुक जाएगा और उसे सलाम करेगा और उसके बाद जब वो गुजर जाएगा तब वहाँ से गुजरेगा, वरना वो गुजर भी नहीं सकता वहाँ से इस रेसिज्म के अंदर। इसके अलावा यहाँ का जो लोकल मज़हब
था। रिलीजन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि हिंदू और मुसलमानों को जो है, ख़ास करके मुसलमानों और सिखों कहा गया कि भाई आप दाढ़ी शेव करें, जो कि दोनों ही नहीं करते थे। अच्छा, हिंदुओं को जो है वो तमाम ज़ातों को या मुसलमानों को और हिंदुओं को एक साथ बिठा के खाना खिलाया जाता आर्मी के अंदर, इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता। तो इस तरह से रेसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो ये कुछ जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की हमने पॉलिसीज़ वगैरह देखी, जो यहाँ पे 200 साल उन्होंने हुकूमत की, तो उस दौरान उन्होंने ये अडॉप्ट किए रखी। तो इस तरह से ये इनका पर्पज़ और एम्स यहाँ पे आने के थे। और ये हमारा आज यहाँ टॉपिक हो गया एंड।